एक बिजनेस की दुनिया में ना एक बड़ा दिलचस्प फिनोमेना होता है। मतलब जब कोई दशकों पुरानी कंपनी होती है जिसका मार्केट पर पूरा मोनोपोली हो, जिसे लगता है कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। हाँ, जिसे एकदम इनविंसिबल माना जाता है। बिल्कुल। और अचानक एक दिन कोई बिल्कुल नया स्टार्टअप आता है और उनका पूरा का पूरा साम्राज्य अपने हाथ में ले लेता है। अब बिजनेस में तो हमने ऐसी कई मिसालें देखी हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनियों का गुरूर रातों रात टूट गया। लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात करें ना, जहां भावनाएं होती हैं, विचारधाराएं हैं और दशकों का ग्राउंड नेटवर्क काम करता है, वहां ऐसे टेकओवर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सही कहा आपने। और जब ऐसा होता है तो वो किसी पॉलिटिकल भूकंप से कम नहीं होता। वही तो। और 2026 के जो ये हालिया स्टेट असेंबली इलेक्शंस के नतीजे आए हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब जिन पॉलिटिकल किलों को अभेद्य माना जाता था, वो इस बार एक ही झटके में जमीन पर आ गिरे हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी चुनावी भूचाल के बिल्कुल सेंटर में उतरने वाले हैं। एकदम। और इसके लिए हमारे पास डेटा का बहुत सॉलिड आधार भी है। हाँ, हमारे पास आज टेबल पर विकिपीडिया के डिटेल पेजेस हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल आंकड़े हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स और द वायर जैसी कई रेप्यूटेड पब्लिकेशंस की ग्राउंड रिपोर्ट्स का पूरा स्टैक रखा है। और हमारा आज का मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि आंकड़े तो हर न्यूज चैनल पर पहले से चल रहे हैं। एग्जैक्टली, हर जगह वही चल रहा है ना? असल मकसद ये समझना है कि आखिर पर्दे के पीछे काम करने वाले वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने ये बड़ा उलटफेर किया। जैसे तमिलनाडु में वो 59 साल पुराना द्रविड़न एकाधिकार कैसे टूट गया, या फिर वेस्ट बंगाल में 15 साल की टीएमसी सत्ता अचानक कैसे ढह गई। और इसमें हमें ये भी देखना होगा कि इन ऐतिहासिक उलटफेर के पीछे जो एंटी इनकम्बेंसी होती है या सेलिब्रिटी फैक्टर है और जो बूथ लेवल प्लानिंग जिसका बहुत जिक्र हो रहा है, उन्होंने ग्राउंड पर आखिर काम कैसे किया। सही बात है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत हम सीधे साउथ इंडिया से करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे ड्रामेटिक उलटफेर तो वहीं हुआ है। अब साउथ की पॉलिटिक्स और सिनेमा का जो रिश्ता है वो तो हमेशा से ही बहुत गहरा रहा है। हाँ, एमजीआर से लेकर जयललिता जी तक एक लंबा इतिहास रहा है। बिल्कुल। रुपहले पर्दे के सितारों ने हमेशा पॉलिटिक्स में अपना लोहा मनवाया है। लेकिन तमिलनाडु का ये जो 2026 का इलेक्शन था, ये तो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स से भी 2 कदम आगे निकल गया। ये बिल्कुल उस स्टार्टअप वाले एग्जाम्पल की तरह है जिसने एक 59 साल पुरानी कॉर्पोरेट मोनोपोली को सीधे टेक ओवर कर लिया। ये तुलना आंकड़ों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, क्योंकि अगर आप देखें 1967 से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स एक सेट पैटर्न पर चल रही थी। सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके, बस ये 2 द्रविडियन पार्टियां ही पावर के सेंटर में थी। एक बार एक पार्टी आती थी, दूसरी बार दूसरी पार्टी। एक तरह की डुओपोली थी वहां। हाँ, इसे एक क्लासिक पॉलिटिकल डुओपोली कह सकते हैं, जहां किसी तीसरे प्लेयर के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने इस पूरे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। और आंकड़े तो सच में हैरान करने वाले हैं। एक्टर सी जोसेफ विजय और उनकी जो सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी है, तमिलनाडु विट्री कजागम, जिसे हम टीवी के कहते हैं, उसने अपनी पहली चुनावी पारी में 234 में से 108 सीटें जीत ली। मतलब लगभग 35% वोट शेयर। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वही तो। और दूसरी तरफ जो रूलिंग डीएमके का पूरा अलायंस है, एसपीए, वो सिर्फ 73 सीटों पर सिमट गया। और मेन ऑपोजिशन अलायंस एनडीए, जिसमें एआईएडीएमके शामिल थी, उन्हें सिर्फ 53 सीटें मिली। लेकिन इस जीत हार में एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो विजय की जीत उतनी नहीं है जितनी डीएमके की हार का स्केल है। वही सबसे बड़ा सिग्नल था इस इलेक्शन का। हाँ, मतलब चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन खुद अपनी सबसे सेफ मानी जाने वाली सीट कोलाथुर, वहां से चुनाव हार गए। और तो और उनके कैबिनेट के 15 मंत्री अपनी अपनी सीटों पर हार गए। चेन्नई, जो हमेशा से डीएमके का एक स्ट्रॉन्ग बेस्टियन माना जाता था, वहां टीवीके ने जबरदस्त सेंधमारी की है। तो यहां एक बड़ा बेसिक सा सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक सुपरस्टार का मैजिक था, या फिर ग्राउंड पर कुछ ऐसा पकड़ा था जिसे एग्जिट पोल्स भी कैच नहीं कर पाए। देखिए, अगर कोई एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर और उसके 15 कैबिनेट मंत्री एक साथ चुनाव हारते हैं, तो इसको हम सिर्फ स्टारडम या सेलिब्रिटी फैक्टर का नाम देके डिसमिस नहीं कर सकते। सही बात है। ये एंटी इनकम्बेंसी का, यानी भयंकर सत्ता विरोधी लहर का एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है।
और एंटी इनकम्बेंसी काम कैसे करती है। ये सिर्फ गवर्नमेंट से एक छोटी मोटी नाराजगी नहीं होती, ये एक ऐसी स्टेट होती है जहां वोटर पूरे सिस्टम से पूरी तरह थक चुका होता है। करप्शन के आरोप हों या ग्राउंड लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स और लीडर्स का आम जनता से डिस्कनेक्ट हो जाना, ये सब मिलकर एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन बना देते हैं। लेकिन अब यहाँ मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। अब डीएमके कोई रातों रात बनी हुई पार्टी तो है नहीं। उनका कैडरे बहुत स्ट्रांग है, उनकी आइडियोलॉजी की रूट्स बहुत डीप हैं। तो क्या सिर्फ लोगों के गुस्से के चलते इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह बिखर कर गिर सकता है? कैडरे बेशक स्ट्रांग था, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि जब कैडरे को डायरेक्शन देने वाली टॉप लीडरशिप ही ग्राउंड रियलिटी से कट जाए तो बेचारा कैडरे भी हेल्पलेस हो जाता है। और जहां तक गुस्से की बात है तो पॉलिटिक्स का एक बड़ा सिंपल सा रूल है, गुस्सा अकेले कभी सरकार नहीं बदलता। अच्छा। हाँ, जब तक कि उस गुस्से को एक क्रेडिबल और फ्रेश ऑल्टरनेटिव ना मिल जाए। विजय ने यहाँ सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी कैश इन नहीं की, बल्कि उन्होंने एक ऐसा ऑप्शन दिया जो लोगों की इमीडिएट प्रॉब्लम से कनेक्ट कर रहा था। अगर आप उनका मैनिफेस्टो देखें, उन्होंने ड्रग फ्री स्टेट यानी नशा मुक्त समाज और यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात की। ओह, मतलब सीधे मुद्दे की बात। एकदम सीधे मुद्दे। ये बिल्कुल टारगेटेड स्ट्रैटेजी थी विमेन और उन यंग वोटर से कनेक्ट करने की जो इन पुरानी पार्टियों के खोखले वादों से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। यानी उन्होंने वो जो पुरानी द्रविडियन पॉलिटिक्स का भाषा और आइडेंटिटी वाला नैरेटिव था, उससे थोड़ा हट के सीधा रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दों पर फोकस किया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उन्होंने एक नया नैरेटिव सेट किया, और जब एंटी इनकम्बेंसी को एक ऐसा नया चेहरा मिलता है ना, जिस पर पहले से किसी करप्शन का दाग ना हो, तो फिर बड़ी बड़ी कैडे वाली पार्टियां भी उस सुनामी को रोक नहीं पाती। वाह। और उसके बाद जो पर्दे के पीछे ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन का गेम चला ना, उसने पॉलिटिक्स की एक और कड़वी रियलिटी दिखा दी कि लॉयल्टी की ना यहाँ एक्सपायरी डेट बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी। मतलब टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई थी, लेकिन मेजॉरिटी का मैजिक नंबर था 118। फिर शुरू हुआ रियल गठबंधन का ड्रामा। इलेक्शन से पहले कांग्रेस डीएमके के साथ इंडिया अलायंस में थी, दोनों ने साथ लड़ा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए और क्लियर हो गया कि डीएमके हार रही है, कांग्रेस ने पलक झपकते ही डीएमके का हाथ छोड़ा और सीधा टीवीके के साथ जाकर गवर्नमेंट में बैठ गई। इसे हम रियल पॉलिटिक्स कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म का सबसे नंगा सच। पॉलिटिक्स में पावर का ग्रेविटी बहुत स्ट्रांगली काम करता है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मतलब बाकी पार्टीज जैसे लेफ्ट, जिसमें सीपीआई और सीपीएम है, वीसीके और आईयूएमएल ने भी बाहर से टीवीके को सपोर्ट दे दिया। और इन सब के आते ही विजय ने 120 एमएलएस का फिगर क्रॉस कर लिया और 10 मई 2026 को एज चीफ मिनिस्टर ओथ ले ली। ये देखना बड़ा फैसिनेटिंग है कि कैसे आइडियोलॉजीज अचानक से नए पावर सेंटर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती हैं। ये आने वाले टाइम में जो नेशनल अलायंसेस हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। रीजनल पार्टियां अब अपनी रेलेवेंस और पावर बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। पुरानी वफादारियां अब कोई वेट होल्ड नहीं करती। अगर आप पावर में नहीं हैं, तो आपके साथी आपको छोड़कर वहां चले जाएंगे जहां पावर है। सही बात है। अब इसी पावर शिफ्ट वाले थीम को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। साउथ कोस्ट से निकलकर सीधा ईस्ट कोस्ट पर चलते हैं, वेस्ट बंगाल, जहां एक और हिस्टोरिकल और सो कॉल्ड अभेद्य किला ढा गया। और बंगाल का मैटर इसलिए और ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि वहां कोई सेलिब्रिटी फैक्टर या नया सुपरस्टार टाइप एंगल नहीं था। वहां कारण थी एक अग्रेसिव, ऑलमोस्ट मशीन जैसी ग्राउंड स्ट्रैटेजी और एक डीप आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन। वेस्ट बंगाल के ये जो 2026 के नतीजे हैं ना, इन्हें तो आगे चलकर इंडियन इलेक्टोरल हिस्ट्री में एज ए केस स्टडी पढ़ाया जाएगा। वहां जो शिफ्ट आया है वो ओवरनाइट नहीं हुआ, वो सालों की स्ट्रेटेजिक घेराबंदी थी। हाँ, और सिचुएशन की ग्रेविटी देखिए। पूरे 15 साल ममता बनर्जी और टीएमसी पूरे 15 साल से वहां लिटरली रूल कर रहे थे। लेफ्ट के 34 साल के रूल को उखाड़ फेंकने वाली लीडर को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता था। लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां एक हिस्टोरिकल 2/3 मेजॉरिटी अचीव कर ली। 294 में से सीधा 207 सीटें और वोट शेयर लगभग 45.8%, जो कि मैसिव जंप है। और टीएमसी जो बंगाल के कल्चर से इतनी डीपली जुड़ी मानी जाती थी, वो सिर्फ 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। और इस सब में सबसे बड़ा शॉकर पता है क्या था? चीफ मिनिस्टर का खुद हारना।
एग्जैक्टली ममता बनर्जी खुद अपनी होम सीट भवानीपुर से बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से 1558 वोट से इलेक्शन हार गई। ये मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। देखिए, किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए, स्पेशली एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग मसीहा टाइप फिगर पर डिपेंडेंट हो, उसके टॉप लीडर का अपनी ही सीट से हार जाना एक ऐसा साइकोलॉजिकल ब्लो होता है जिससे रिकवर करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ये सिर्फ एक एमएलए सीट का लॉस नहीं था, ये पूरे के पूरे पॉलिटिकल ब्रांड का लॉस था। पर मेरा सवाल ये है कि आखिर ये हार इतने बड़े लेवल पर हुई कैसे? मैं जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें एक टर्म बार बार आ रहा था, बूथ लेवल प्लानिंग या बीजेपी का यूपी वाला फॉर्मूला। डेटा कहता है कि बीजेपी ने बंगाल में 1.6 लाख बूथ लेवल कमिटीज बनाई थी, पर प्रैक्टिकल लेवल पर ये बूथ मैनेजमेंट काम कैसे करता है? सिर्फ पेपर पे लिस्ट बनाने से तो वोट नहीं मिलते ना। बिल्कुल नहीं मिलते। इस बूथ लेवल प्लानिंग को अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये इलेक्शन का माइक्रो मैनेजमेंट है। नॉर्मली पार्टीज हवा में इलेक्शन लड़ती हैं, बड़ी बड़ी रैलीज कर ली, स्पीचेस दे दी, लेकिन इस फॉर्मूले में पार्टी हर एक पोलिंग बूथ को एक अलग और छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी मानती है। अच्छा। उन 1.6 लाख कमिटीज का मतलब था कि हर बूथ पर पार्टी के कम से कम 10 से 15 डेडिकेटेड वर्कर्स परमानेंटली डिप्लॉयड थे। इनमें पन्ना प्रमुख होते हैं, मतलब वोटर लिस्ट के हर एक पन्ने के लिए एक पर्सन इंचार्ज होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने पन्ने पर मौजूद 30 या 40 घरों तक ही लिमिट होती है। ओह, मतलब इतना टारगेटेड अप्रोच। एकदम। उनका काम रैलीज में भीड़ जुटाना नहीं है, उनका काम है उन 30-40 फैमिलीज से पर्सनल कांटेक्ट रखना, उनकी तकलीफें सुनना, पार्टी का मैसेज पहुंचाना और सबसे इम्पॉर्टेंट, इलेक्शन के दिन ये इंश्योर करना कि वो लोग घर से निकलकर वोट जरूर डालें। जब ये माइक्रो मशीनरी एक साथ 1.6 लाख बूथ्स पर घूमती है तो एक ऐसा वोटिंग ब्लॉक बन जाता है जिसे तोड़ना किसी भी इनकम्बेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। वाह, ये तो पूरी कॉर्पोरेट लेवल की एफिशिएंसी होगी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन इलेक्शन सिर्फ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी जीते जाते हैं, मुद्दे भी तो होने चाहिए। और जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, बंगाल में इस बार मुद्दे बहुत ही एक्सप्लोसिव थे। एक सबसे बड़ा पॉइंट जो हाईलाइट हो रहा है वो है SIR प्रोसेस का, जिसके तहत लगभग 90 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कट गए थे। ये क्या प्रोसेस था आखिर? ये इस चुनाव का एक सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल रहा। देखिए, इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट का एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है जो बेसिकली एक रूटीन एक्सरसाइज है। लेकिन इस बार जब इस प्रोसेस के अंडर करीब 90 लाख नाम डिलीट किए गए, ये क्लेम करके कि ये फेक वोटर्स हैं या डिसीज्ड हैं या माइग्रेट कर चुके हैं, तो इसने ग्राउंड की डेमोग्राफी और वोटिंग मैथ को पूरी तरह पलट दिया। 90 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है। बहुत बड़ा। कई एनालिस्ट का मानना है कि इस पर्ज ने टीएमसी के एक बहुत बड़े और ट्रेडिशनल वोट बैंक को सीधा सीधा हिट किया। और इसी के साथ साथ CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला जो मुद्दा था, बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, वहाँ ये इशू बहुत सेंसिटिव है, उसने भी आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन को बिल्कुल पीक पर पहुंचा दिया था। हाँ, और उसमें आरजी कार हॉस्पिटल वाला ट्रेजेडी भी जोड़ लीजिए। बिल्कुल। आरजी कार हॉस्पिटल इंसिडेंट के बाद जो वुमेन सेफ्टी को लेकर लोगों में गुस्सा भड़का था और लगातार जो स्टेट लेवल पर करप्शन के केसेस बाहर आ रहे थे, इन सब ने मिलकर टीएमसी के अगेंस्ट एक परफेक्ट स्टॉर्म खड़ा कर दिया था। पर एक बात और है, बाहरी स्टॉर्म तो अपनी जगह था, लेकिन इस मैसिव डिफीट का एक दूसरा बड़ा कारण पार्टी के अंदर की घुटन थी। अगर हम टीएमसी के इंटरनल मैटर्स पर थोड़ा ध्यान दें तो पिक्चर और क्लियर होती है। ये एक बड़ा वैलिड पुशबैक पॉइंट है, क्योंकि देखिए टीएमसी कोई ऐसी मसीही पार्टी तो नहीं थी। लेफ्ट जैसे स्ट्रॉन्ग कैडर से लड़कर आई थी, उनका अपना ग्राउंड वर्कर नेटवर्क बहुत एग्रेसिव माना जाता था। तो मेरा सवाल है कि क्या सिर्फ बाहरी प्रेशर से, चाहे वो CAA हो या बूथ मैनेजमेंट, ऐसी पार्टी टूट सकती है, या फिर फाउंडेशन अंदर से खोखली हो चुकी थी? आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। हार के तुरंत बाद टीएमसी के ही कुछ लीडर्स ने जो पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए, वो इस बात का क्लियर एविडेंस है कि पार्टी अंदर से कितनी डिवाइडेड थी। जब कोई जमीनी पार्टी पूरी तरह से आईपैक जैसी कॉर्पोरेट इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसीज पे डिपेंड हो जाती है ना, तो उसका डाउनफॉल वहीं से शुरू हो जाता है। हाँ, मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। हार के बाद तो टीएमसी लीडर्स ने ओपनली अभिषेक बैनर्जी और आईपैक पर पार्टी के कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाना शुरू कर दिया। एक टीएमसी लीडर ने तो हद ही कर दी, उन्होंने ममता बनर्जी को महाभारत का अंधा धृतराष्ट्र और अभिषेक को दुर्योधन कह दिया। सोचिए,
जब एक कैडर बेस्ड पार्टी का अपना लोकल नेता टॉप लीडरशिप के लिए पब्लिक डोमेन में ऐसी वर्डिंग यूज करे, तो ये दिखाता है कि ग्राउंड वर्कर्स में कितना एक्सट्रीम लेवल का फ्रस्ट्रेशन और एलियनेशन भर चुका था। बिल्कुल। इस कॉर्पोरेटाइजेशन का मैकेनिज्म बड़ा खतरनाक होता है। जब एसी रूम्स में बैठे डेटा एनालिस्ट्स और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट्स ये डिसाइड करने लगें कि ग्राउंड पर टिकट किसे मिलेगा, कौन सा मुद्दा उठेगा, और जब वो दशकों से काम कर रहे लोकल नेताओं को साइडलाइन कर दें, तो कैडेट टोटली फ्रीज हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू ही नहीं बची। मतलब कि डेटा, एल्गोरिदम्स और वो फैंसी पीआर कैंपेन्स आपके लिए एक अच्छा सा एड जरूर बना सकते हैं, लेकिन जो एक रियल ह्यूमन कनेक्शन होता है एक नेता और जनता के बीच, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। एकदम नहीं कर सकते। तो बंगाल की हार एक्चुअली एक्सटर्नल बीजेपी स्ट्रैटेजी और इंटरनल टीएमसी कोलैप्स का एक मिक्स थी। और इसके बाद जो इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन का ड्रामा था, वो अलग ही लेवल पर था। शुरुआती ट्रेंड्स के बाद ममता बनर्जी ने रिजाइन करने से ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सीरियसली एलेज किया कि काउंटिंग सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरास बंद थे और ईवीएम्स में मैनिपुलेशन हुआ है। देखिए, ये एक नेचुरल पॉलिटिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जब पावर प्रैक्टिकली हाथ से जा रही हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनके इन क्लेम्स को तुरंत और बहुत सख्ती से डिनाई कर दिया। पोलिंग ऑफिसर्स की जो क्लियर रिपोर्ट्स थीं, उसमें ऐसी किसी भी इरेगुलरिटी को रूल आउट कर दिया गया था। एंड में आकर उन्हें मैंडेट एक्सेप्ट करके स्टेप डाउन करना ही पड़ा, जो कि एक 15 साल के लंबे एरा का एक काफी बिटर एंड था। वही तो। चलिए अब इस हाई ड्रामा से निकलकर हम अपने तीसरे इंपॉर्टेंट जोन में चलते हैं। बंगाल और तमिलनाडु में तो हमने देखा कि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, बदलाव इतने बड़े थे। लेकिन साउथ का ही एक और स्टेट केरला, वहां ने दिखाया कि पॉलिटिक्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती। हाँ, केरला का केस अलग है। वहाँ एंटी इनकम्बेंसी अपने सबसे ट्रेडिशनल रूप में काम करती है। वहाँ का वोटर बहुत पढ़ा लिखा और ब्रूटल है इस मामले में। एग्जैक्टली वहां का वो पुराना रूल है ना, हर 5 साल में सरकार बदलने का, वो इस बार भी फॉलो हुआ। लेफ्ट फ्रंट यानी एलडीएफ सरकार इलेक्शन हार गई, उन्हें लगभग 35 सीटें ही मिली, और कांग्रेस के लीड वाला यूडीएफ अलायंस 102 सीटों के साथ वापस पावर में आ गया। और सबसे मजेदार बात कि जो हमने तमिलनाडु में मिनिस्टर्स के हारने का ट्रेंड देखा, वो केरला में भी दिखा। एलडीएफ के लगभग 10 बैठे हुए मंत्री अपना चुनाव हार गए। वही ना, केरला का वोटर हर 5 साल में रिपोर्ट कार्ड बहुत डीपली चेक करता है। अगर उन्हें डिलीवरी नहीं मिली तो वो टोटली सरकार फ्लिप कर देते हैं। लेकिन एलडीएफ की हार और यूडीएफ की इस वापसी के बीच केरला के इन नतीजों में एक छोटी सी पर बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपका इशारा शायद उस स्पेसिफिक पार्टी की तरफ है जिसे इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान बिल्कुल डिसमिस कर दिया गया था। मुझे याद है कांग्रेस लीडर शशि थरूर का वो स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था वहां, जहां उन्होंने बीजेपी को वहां 0 सीट पार्टी बोल दिया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। थरूर जी का वो स्टेटमेंट उन पर ही बैकफायर कर गया, क्योंकि बीजेपी ने सारे प्रेडिक्शंस और स्टेटमेंट्स को गलत साबित करते हुए केरला में 3 सीटें निकाल ली। हाँ, अब 140 सीटों वाली असेंबली में अगर कोई सोचे तो 3 सीटें नंबर वाइज बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली केरला जैसे टफ स्टेट में बीजेपी का कंप्लीटली अकाउंट खोलना और वहां असेंबली में घुसना एक प्रॉपर फुट इन द डोर वाली बात हो गई है उनके लिए। हाँ, आगे के लिए ये एक बड़ी फाउंडेशन हो सकती है। और अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें तो वहां भी इंटरेस्टिंग नंबर्स आए। असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार वापस आ गई, जो उनकी वहां पर स्ट्रॉन्ग पकड़ को दिखाता है, और पुडुचेरी में भी एनडीए ने समहाउ अपनी गवर्नमेंट रिटेन कर ली है। अगर हम इन सब 5 स्टेट्स तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, असम और पुडुचेरी को एक सिंगल वाइड फ्रेम में रखकर देखें तो आज की इंडियन पॉलिटिक्स की एक बड़ी क्लियर पिक्चर बनती नजर आती है। अगर इन सब स्टेट्स के रिजल्ट्स में एक कॉमन थ्रेड ढूंढना हो तो मैं ये कहूंगा कि रूलिंग पार्टीज के लिए ये फेज एक बुरे सपने जैसा रहा है। असम और पुडुचेरी को अगर साइड रख दें तो हर बड़े स्टेट में इनकम्बेंट को उठाकर बाहर कर दिया गया है। लेकिन यहां मेरा एक आखिरी पर सबसे बड़ा सवाल है आपसे, इन मैसिव चेंजेस का नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट होगा, स्पेसिफिकली इंडिया अलायंस के फ्यूचर पर। एक तरफ साउथ में कांग्रेस डीएमके को छोड़ के टीवीके के साथ भाग गई, और ईस्ट में बीजेपी ने इतना बड़ा हिस्टोरिक जंप ले लिया। ये नेशनल लेवल को कैसे हिट करेगा? ये आपने इस पूरे डिस्कशन का सबसे सेंट्रल पॉइंट उठाया है। अगर प्योरली एनालिटिकल लेंस से देखें तो आज की डेट में रीजनल सर्वाइवल की जो मजबूरियां हैं ना,
वो उन बड़े नेशनल अलायंस के आइडियाज पर भारी पड़ रही हैं। मतलब सबको अपनी स्टेट कुर्सी की पड़ी है। सीधी सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब सिर्फ एक नेशनल आइडियोलॉजी की खातिर अपनी स्टेट पावर सैक्रिफाइस करने को रेडी नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अलायंस अब सिर्फ विनेबिलिटी पर टिके हैं, आइडियोलॉजी पर नहीं? एकदम 100%। डीएमके और कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ वो इसका जीता जागता प्रूफ है। अगर इंडिया ब्लॉक को नेशनल लेवल पर फाइट करना है और उनके अपने पार्टनर स्टेट्स में ही कट थ्रोट कंपटीशन करेंगे या फ्लिप हो जाएंगे तो सेंटर में ऑल्टरनेटिव देना उनके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बंगाल की जीत उनके ईस्टर्न और आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन का एक मॉन्यूमेंटल स्टेप है। लेकिन साउथ अभी भी उनके लिए ट्रिकी है ना? हाँ, साउथ में उन्हें अभी भी रेजिस्टेंस मिल रहा है। तमिलनाडु में टीवी के जैसी न्यू रीजनल फोर्स आ गई। केरला में उनका 3 सीट्स का ब्रेक थ्रू है, बट डोमिनेंट कांग्रेस कर रही है। तो आने वाले टाइम में नेशनल लेवल पर पावर टसल और भी इंटेंस होने वाली है। तो इस पूरे डीप डाइव को सम अप करते हुए एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये 2026 के इलेक्शन सच में एक टर्निंग पॉइंट थे। इंडियन वोटर ने बता दिया है कि अब कोई पॉलिटिकल मोनोपोली टॉलरेट नहीं की जाएगी। बिल्कुल, चाहे वो 59 साल पुरानी ड्रिविडियन मोनोपोली हो या फिर 15 साल का आयरन ग्रिप रूल टीएमसी का। अगर आप एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करेंगे तो पब्लिक नया ऑप्शन ढूंढने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। सही बात है, लेकिन जाने से पहले इन सारे डेटा पॉइंट्स, एग्जिट पोल्स और डिस्कशंस के बाद मेरे दिमाग में एक बड़ा प्रोवोकेटिव सा थॉट आ रहा है, जिस पर शायद लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये आगे चलकर हमारी पॉलिटिक्स का डीएनए ही बदल सकता है। ऐसा क्या थॉट है? आप देखिए, इस पूरे इलेक्शन भूचाल में हुआ क्या। एक तरफ एक पॉपुलर एक्टर आता है जिसका कोई पुराना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और वो आकर आधी सदी पुरानी डीपली रूटेड पार्टियों को ऐसे उखाड़ फेंकता है जैसे वो कुछ थी ही नहीं। हाँ। और दूसरी तरफ वो पुरानी बड़ी पार्टियां जिनके पास करोड़ों का कैडर था, वो कॉर्पोरेटाइज्ड इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसीज के जाल में इतना फंस जाती हैं कि अपने ही जमीनी नेटवर्क से कटकर तबाह हो जाती हैं। तो ये सब देखकर क्या ये नहीं लगता कि हम इंडियन पॉलिटिक्स में अब ट्रेडिशनल और प्योरली आइडियोलॉजिकल पार्टियों का सनसेट देख रहे हैं? इंटरेस्टिंग। सी के पब्लिक के दुख दर्द में सीधा उनके आंगन में जा बैठता था। क्या वो इस नई डेटा ड्रिवन इलेक्शन इंडस्ट्री में सिर्फ एक फॉरगॉटन एलिमेंट बनकर रह जाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि अगर पावर की डोर सिर्फ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के हाथ में चली गई तो अगला पॉलिटिकल भूकंप कब और कहां आएगा, ये शायद कोई आंकड़ा प्रेडिक्ट ना कर पाए।